रचनात्मक किनारों को हम जब देख चुके हैं कि रचनात्मक किनारे पर कैसे प्लेटें मूव करती हैं, उनसे कैसी कैसी स्थलाकृतियां बनती हैं। दो तरह की स्थलाकृतियां हमको मिली। एक तो थी समुद्र तल का विस्तार हमको पता चला, महासागरीय कटकों के सहारे। यानी महासागरीय कटकों के सहारे नए लावा से एक नए स्थल रूप का एक महासागरीय तली का निर्माण होता है, जिसको एक सिद्धांत के रूप में दिया गया था समुद्र नितल प्रसरण का। दूसरा हमने रचनात्मक किनारे का जो उदाहरण देखा वो था रिफ्ट घाटी और लाल साला का। यानी रिफ्ट घाटी भी एक तरह से रचनात्मक किनारों के ऊपर स्थित होते हैं, और इसी रचनात्मक किनारे का एक परिणति रूप जो वर्तमान स्वरूप हमको दिखता है लाल सागर के रूप में दिखता है। इसी आधार पर यह व्याख्या की जाती है कि हो ना हो भविष्य में हो सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि विनाशात्मक जो किनारे हैं उन पे क्या गतिविधियां होती हैं और कैसे वहां पे संवहनीय तरंगों की भूमिका होती है। विनाशात्मक किनारे तीन प्रकार के हैं। पहला वह विनाशात्मक किनारा जहां पे एक प्लेट महाद्वीपीय और दूसरी प्लेट महासागरीय हो। दूसरा किनारा होता है जहां दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो। और जो तीसरा किनारा होता है वो होता है जब दोनों प्लेट महासागरीय हों। यानी महाद्वीपीय और महासागरीय किनारे का जब टक्कर होगी या जो प्लेटों का टकराव होगा उस पर कुछ और संरचना होगी। जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगे तो कुछ संरचना और होगी, और जब महासागरीय प्लेटें टकराएंगी या महासागरीय किनारों की प्लेटों का टक्कर होगा तो संरचना कुछ और होगी। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर विनाशात्मक किनारे में एक प्लेट महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय प्लेट का किनारा है तो वहां पे संरचना कैसी होगी और वहां पे किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनेंगी। कुछ इस प्रकार का डायरेक्शन है इसका। अगर एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेट है तो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि महासागरीय प्लेट की जो रासायनिक संरचना होती है, समुद्री नितल की जो रासायनिक संरचना होती है वो बेसाइड से होती है और भारी होती है, इस कारण ये महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो गई। इसके कारण होगा क्या, अगर यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे गर्त का निर्माण होगा। अगर इस प्लेट की चौड़ाई 500 किलोमीटर में है तो लगभग 500 किलोमीटर पैरेलल तक बहुत से गर्तों का निर्माण हो सकता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे
बहुत ज्यादा अवसाद है, तो इस अवसाद की वजह से क्या होगा, जैसे ही प्लेटें टकराएंगी एक दूसरे का इस पे कंप्रेशन बल लगेगा एंड संपीड़न बल लगेगा, और जिसके वजह से होगा क्या कि यहाँ किनारे एक बलित पर्वतों की संरचना का निर्माण होगा। यानी जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकराती है तो उसके किनारे जो मलबा होता है उस पे संपीड़न बल के कारण उन मलबों में एक बलन की क्रिया होती है, जिसके कारण वहां पे बलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट प्लस प्रशांत महासागरीय प्लेट का, प्रशांत महासागरीय प्लेट का। यानी अगर आप अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे को देखें, वो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, वहां पे प्रशांत महासागर प्लेट महाद्वीप के नीचे जाके क्षेपित हो रही है, इस प्रकार उसका सबडक्शन हो रहा है, और महाद्वीप के किनारे जो अवसाद इकट्ठा किया गया था नदियों के माध्यम से या समुद्री जलधाराओं के माध्यम से, उन पे बलन पड़ने से वहां पे बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। चाहे एंडेज हो या रॉकेज हो, वहां पे जो पर्वत संरचना बना है दरअसल वो अवसादी संरचना से निर्मित पर्वत है, और उस अवसादी संरचना में इन बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी वो बलित पर्वत हैं जिन पे बलन के कारण वहां पे क्या कहते हैं पर्वतों का निर्माण हुआ है। यानी जहां दो प्लेटें टकराएंगी, एक प्लेट महासागरीय है दूसरी महाद्वीपीय, तो वहां पे एक तो गर्त का निर्माण होगा, और गर्त हमेशा महाद्वीप के किनारे वाले हिस्से की तरफ होगा, और साथ ही साथ वहां पे वलित पर्वतों का भी निर्माण होगा अगर वहां अवसाद है तो। अगर अवसाद नहीं होगा तो बलित पर्वतों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन गर्त का जरूर होगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट से आप दक्षिण अमेरिका के चिली के निचले भाग तक जाएं तो आपको बहुत सी गर्तों का एक श्रृंखला मिलेगी। हम मैपिंग में वो सेगमेंट में देखेंगे कि कौन कौन से गर्तें हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, और कौन कौन सी प्लेटों का वहां भूमिका रही। ऐसे ही जब हम पर्वतों का अगर देखें तो एंडीज से लेकर और पूरा रॉकीज पर्वत तक आपकी ये जो बलित पर्वतों मिलती हैं, इनका निर्माण भी इसी प्लेटों के टक्कर से जो वहां अवसाद था उसके क्षेत्र से हुआ। अब एक चीज और होगा इन बलित पर्वतों में जो देखने को मिलेगी वो यह मिलेगी, ये प्लेट जो नीचे आई है ये एस्थेनोस्फीयर या बेनिंग ऑफ जोन, जहां प्लेटें जाके गलती हैं उसको बेनिंग ऑफ जोन बोलते हैं, बेनिंग ऑफ जोन। ये एस्थेनोस्फीयर में जब ये प्लेटें जाके गलेंगी और ये जो मैग्मा होगा, ये मैग्मा आके, चूंकि ये प्लेटें ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे आके इन्हीं पर्वतों के जड़ में एक झटका मारेगा और ये लावा धीरे धीरे ऊपर आएगा, और ये प्रयास ये करेगा कि ये लावा ऊपर आए। इसी क्रम में यहाँ इस संरचना में, यानी जहाँ एक प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का टक्कर हो, यहाँ के जो भी बलक पर्वत होंगे वहाँ ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलेंगे। आप एंडीज कर लीजिए, वहां पे चाहे जो भी ज्वालामुखी पर्वत हो, या फिर आप नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज पर्वत को लीजिए, वहां पे भी ज्वालामुखी जितने पर्वत हैं सबका निर्माण दरअसल इसी मैग्मा से उठते हुए तरंग, यानी संवहन तरंगों के माध्यम से जो मैग्मा उठता है, इन्हीं से वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, और बलित पर्वतों में ज्वालामुखी पहाड़ या पर्वत के भी संरचनाएं साथ साथ मिलती हैं। जबकि अन्य जगहों पे बलित पर्वतों में ज्वालामुखी क्रिया इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वहां प्लेटों का सबडक्शन इतने नीचे तक नहीं हो पाता, और चूंकि यहाँ पर प्लेटों का सबडक्शन नीचे की तरफ होता है, प्लेटें जाके गलती हैं, नई मैग्मा का निर्माण होता है, इसलिए इन बलित पर्वतों क्षेत्रों में आपको ज्वालामुखी पर्वत भी देखने मिलेंगे।
हम अभी मैपिंग वाला सेक्शन जब स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा एक एक बलित पर्वतों में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं और कैसे उनका विकास हुआ, फिर से हम इस चीज को देखेंगे। लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बलित पर्वतों में ज्वालामुखी के लक्षण या ज्वालामुखी पर्वत पाए जा रहे हैं तो उसका कारण यही है कि जो महासागरीय प्लेट नीचे जाके छेपित हुई है वो जाके बेनी ऑफ जोन में गल रही है, जिसका मैग्मा ऊपर आकर बलित पर्वतों में ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर रहा है। हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं इसका। ये तो हमने देखा जब एक महासागरीय प्लेट का किनारा हो और दूसरा महाद्वीपीय प्लेट का किनारा हो। अब हम ये देखते हैं हमारा जो दूसरा किनारा था कि जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, दोनों किनारे महाद्वीपीय हैं, महाद्वीपीय। इस प्रकार के उदाहरण आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हिमालय की संरचना को उठा के देखिए या आल्पस पर्वत या अल्पाइन क्रम के जो पर्वत हैं उनको उठा के देखिए। हुआ क्या है कि दो प्लेटें, एक प्लेट महाद्वीपीय है यानी आपका एक गोंडवाना लैंड का भाग है, एक अंगारा लैंड का भाग है। इन दोनों प्लेटों के बीच में जैसे हम अभी जब एक बार वेगनर के सिद्धांत को भी देख लेंगे तो इस स्टेट चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी यह एक प्लेट है, एक प्लेट यह है, ये कुछ इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, एक प्लेट इस तरफ गति कर रही है। हुआ क्या है कि हिमालय पर्वत के ही संदर्भ में इसको समझा जाए, या जो है कि आपका आल्पस या अल्पाइन पर्वतों के संदर्भ में इसको देखा जाए तो यहाँ बीच में एक भूसन्नति, आपके लिए नया शब्द हो सकता है। भूसन्नति क्या है? भूसन्नति से तात्पर्य एक ऐसे छिछले बेसिन से होता है जिसमें अवसादों का एकत्रण होता है। यहाँ पे एक बेसिन थी जिसको तेथिस भूसन्नति कहा जाता था, टेथिस जियोसिंक्लाइन बोला जाता था। इस टेथिस भूसन्नति में एक मलबों का एकत्रण होने से एक उसमें अवसाद हो गया था, और जैसे जैसे इसमें अवसादों का एकत्रण किसी भी जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति में होता है ये नीचे दबती चली जाती है। मेरे हाथ में मान लीजिए इस गड्ढे में अगर मैं कुछ ज्यादा सामान रखूं तो धीरे धीरे हो सकता है ये दबने लगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होते हैं कि भूसन्नति में जैसे जैसे मलबा ज्यादा होने लगता है वैसे उससे उस पर दबाव ज्यादा बढ़ता जाता है, वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और अवसाद इकट्ठा होता रहता है। यही हुआ भारत के संदर्भ में भी। यहाँ भारत के बीच और उधर पामीर के पठार के बीच एक जो संरचना थी, एक जो तेथिस भूसन्नति बनी हुई थी, इन दोनों का जब टक्कर हुआ तो ये एक तरह से बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। यानी दोनों प्लेटों का जब टक्कर होता है उससे एक जो नई संरचना बनती है, उनके अवसादों के मुड़ने से उनको बलित पर्वत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भली एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी, यहाँ का भी संरचना अगर प्लेटों के संदर्भ में देखें ये भारी प्लेट थी, ये हल्की प्लेट के नीचे गई, लेकिन इसका सबडक्शन इतनी गहराई में नहीं हो पाएगा जिससे ये प्लेट जाके गले और ये मैग्मा इतना प्रभावी हो कि इन बलित पर्वतों में आकर और यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करे। हिमालय के संदर्भ में ये पता चलता है कि अब भी आपका क्या कहते हैं भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के और नीचे जा रही है,
इससे इस तथ्य से पता चलता है क्योंकि यहाँ पे भूकंप की घटनाएं आती हैं। हम भूकंप वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, फिर ये चैप्टर वहां पर रिवाइज होगा, उसमें हम देखेंगे क्यों भूकंप आता है। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि जैसे ये प्लेट नीचे गई होगी वैसे ही दोनों प्लेटों के टक्कर से जो झटका लगेगा उससे भूकंप आएगा। और इसके वजह से ये पता चलता है कि बार बार भूकंप इसीलिए इस क्षेत्र में आते हैं क्योंकि प्लेटों की टक्कर हो रही है और भारतीय प्लेट नीचे जा रही है। इसी वजह से और हिमालय की ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ी रही है। लेकिन यहाँ के प्लेटों में गहराई इतनी, जो प्लेट का सबडक्शन हुआ इतनी गहराई में नहीं हो पाता कि ये प्लेटें जाके गलें और यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। यहाँ पे भारतीय प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह था आपका महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर का उदाहरण या टकराव का उदाहरण या अभिसारी किनारे का उदाहरण। हमारा तीसरी जो प्लेट का किनारा था, जब क्या होगा, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, दोनों महासागरीय। इस स्थिति में क्या होगा कि जो भी भारी प्लेट या जिसकी गति ज्यादा होगी उस प्लेट का क्षेपण दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे औसात ज्यादा नहीं होते हैं इस वजह से यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यह प्लेट जो नीचे जाके गलेगी बेनी ऑफ जॉन में, इससे क्या होगा, ज्वालामुखी की क्रियाएं होंगी और इस पूरी संरचना में बहुत से ज्वालामुखी द्वीप पाए जाएंगे। अगर आप प्रशांत महासागर में जापान से लेकर फिलीपींस तक की संरचना देखें तो वहां ज्वालामुखी द्वीप इसीलिए ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रहा है, प्लेट जाके गल रही है और जो लावा है वो बाहर आता है और उससे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण आता है। और जहां जहां ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, हम जब भूकंप वाला चैप्टर देखेंगे वहां वहां भूकंप की क्रियाएं जरूर होंगी। इसी कारण से माना जाता है कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, जो चीन से लेकर जापान से लेकर फिलीपींस और इंडोनेशिया तक विस्तृत है, उसमें ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं भविष्य में भी होती रहेंगी क्योंकि वहां एक प्लेट नीचे जाकर सबडक्शन हो रहा है, वो गल रही है और संवहनीय तरंगों के माध्यम से ऊपर आने का जैसे ही लावा प्रयास करता है भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। ये हम लोगों ने देखा अपनी प्लेटों के का डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाती हैं, कैसे इनकी गति होती है और कितने प्रकार की होती है। यानी अगर हम पूरे चैप्टर को अगर 1-2 मिनट में फिर से रिवाइज करने का प्रयास करें, जिससे होगा क्या कि हमने जो भी अभी समझाए फिर से व्यवस्थित हो जाए। जैसे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 2 मान्यताओं पर आधारित था कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण प्लेटों से हुआ है और प्लेटें गतिशील हैं। गतिशील होने के पीछे हमने जो कारण देखा वो था संवहनीय तरंगों के कारण वो गतिशील होती हैं और जिस डायरेक्शन में संवहनीय तरंगें जाती हैं उसी डायरेक्शन में प्लेट को भी मोड़ती हैं। अगर संवहनीय तरंगें यहाँ पे आके टकरा रही हैं और ऐसे नीचे की तरफ उतर रही हैं तो यहाँ पे जो सबडक्शन हो रही प्लेट है उसकी गति को और बढ़ा देंगे। अगर यहाँ प्लेट का किसी गति हो रहा है तो उस गति को और बढ़ा देंगे। अगर ये विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं तो वहां पे रचनात्मक किनारे को गति देंगी। अगर कोई एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं तो वहां पे संरक्षित किनारे का निर्माण होगा क्योंकि वहां पे किसी भी नई संरचना का निर्माण नहीं होता, ना ही विनाश होता है, इसीलिए उस किनारे को संरक्षित किनारा कहते हैं। रचनात्मक किनारे 2 जगह हमको देखने को मिल सकते हैं, एक तो महाद्वीप में, एक महासागर में। महासागरों में हम देखते हैं तो मध्य महासागरीय कटकों के सहारे नई संरचना का निर्माण हो रहा होता है और उसी से जुड़ा हुआ सिद्धांत था समुद्र नितल प्रसरण का, यानी वहां पे एक नई समुद्री तल का विस्तार हो रहा है।
साथ ही एक उसका एक उदाहरण महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो रिफ्ट घाटियों में दिखता है, और अफ्रीका महाद्वीप की रिफ्ट घाटी इसका उदाहरण है, जिसके विषय में भविष्य में एक कल्पना की जा सकती है कि हो सकता है वह प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाए, अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में बढ़ जाए। इसी प्रकार विनाशात्मक किनारे को 3 किनारे हम लोगों ने देखे। एक किनारा जहां एक प्लेट महासागरीय महाद्वीप हो, वहां पे क्योंकि अवसादों का एकत्रण होता रहता है महाद्वीपों के किनारे, उन अवसादों पे जब संपीड़न बल लगता है, उस संपीड़न बल की वजह से वहां बलित पर्वतों का निर्माण होता है, और उनमें चूंकि उस प्लेट का सबडक्शन नीचे गहराई तक हो पाता है, जिससे छेपित प्लेट जब जाके नीचे गलती है, जो मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है। तो ऐसी बलित पर्वतें जहां पे एक प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय है, वहां बलित पर्वतों के साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं तो वहां पे बलित पर्वतों का तो निर्माण हो सकता है, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हो आवश्यक नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि वहां पे प्लेट का हो सकता है इतने नीचे तक सबडक्शन ना हो पाया हो कि वो ज्वालामुखी क्रियाएं हो पाए। अगर दोनों प्लेटें महासागरीय हैं तो वहां पे क्योंकि महासागरों की तली पे अवसाद नहीं होते, इसलिए बलित पर्वतों का तो निर्माण नहीं होगा, लेकिन वो प्लेटें नीचे जाके जैसे ही गलेंगे, उससे एक नए जो मैग्मा बनेगा ऊपर आने का प्रयास करेगा, और वहां ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा। और इसका उदाहरण है, आप जापान से लेकर फिलीपींस तक देख लीजिए, तो वहां पे ना सिर्फ गर्त मिलेंगे बल्कि वहां पे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण भी होगा। अगर एक प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय है तो भी गर्तों का निर्माण होगा, अगर दोनों प्लेटें महासागरीय हैं तो भी गर्तों का निर्माण होगा। हम इस गर्त जब मैपिंग कर रहे होंगे तो एक तरफ से जितने भी नाम, चाहे बलित पर्वतों ज्वालामुखी पर्वत के नाम हो, गर्तों की श्रृंखला हो, सबको हम मैपिंग के थ्रू से देखेंगे, ताकि यहाँ पे चीजें हमको रटनी ना पड़े और मैपिंग के थ्रू तैयार हो। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है वोल्केनो का। उससे पहले हम एक अपना जो आधार बच गया था, जो वेगनर महोदय का था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसको भी देख लें, ताकि हमको ये पता चल पाए कि हमारी भारतीय प्लेट को पुराने समय में क्या कहा जा सकता था, क्या कहा जाता था, यूरेशियन प्लेट क्या थी, अंगारा लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड क्या था, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वोल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक और भूकंप वाले चैप्टर एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं।